हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी और आने वाले परीक्षाओं के लिए खुद को आप लोग तैयार कर रहे होंगे। ये मेरा करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो आपके सामने आने जा रहा है। इसके पहले भी 25 क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने करंट अफेयर्स रिलेटेड आपके सामने डाला था। इसमें जो 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो वैसे क्वेश्चन हैं जो अमूमन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम अनावश्यक बोझ बढ़ाने के क्रम में वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसी जगह पर हम फोकस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है या जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अनावश्यक बोझ बना करके और एक दिन का कलेक्शन करके बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। एनीवे, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हम वीडियो आपके सामने आपके एग्जामिनेशन तक लगातार लेकर के आते रहेंगे। जो चुनिंदा क्वेश्चन होंगे उन्हीं को, इसी में से आज आपके लिए ये दूसरा सेट हम लेकर के आए हैं, जिसको कि आप देखें और बेहतर ये होगा कि इसको भी नोट कर ले, क्योंकि कहीं कहीं पे जहां हम उससे जुड़ा हुआ और इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। आंसर तो अपने जगह है ही, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपका टेस्ट लेना नहीं, बल्कि आपको वैसे चीज़ों से परिचित कराना है जिसके विषय में आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जानने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्यात के संबंध में वार्षिक समीक्षा संबंधी आंकड़े जारी किए गए, जिसके अनुसार 2022-23 में सेवा क्षेत्र निर्यात में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन है 2.6, 19.56 और सी में है 31.43% और डी में है 21.76%। सही उत्तर है इसका सी, 31.43%। मतलब कि सेवा क्षेत्र में 2022-23 में 31.43% का वृद्धि दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए को देखें, 2.6% जहां लिखा हुआ है ये वस्तु निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है, और 19.56 ये वस्तु और सेवा दोनों को मिलाकर के समग्र रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। तो ए, बी और सी ये तीनों ही आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों को आप अलग अलग निश्चित तौर पर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, कच्चे तेल के आयात करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? सबसे पहले सही उत्तर ही जान लेते हैं। सही उत्तर है इसका सी, मतलब भारत का स्थान तीसरा है, जबकि विश्व में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान यूएसए का है और दक्षिण कोरिया का इस संदर्भ में चौथा स्थान है। ये आयात करने वाले देशों का क्रम है। अगर हम लोग कच्चे तेल के निर्यातक देशों में जाएं तो पहले नंबर पर आता है सऊदी अरब, फिर रूस, उसके बाद इराक और फिर अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच निर्माणाधीन है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? 16.5 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, 19.6 किलोमीटर या फिर 23.2 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है भी 21.8 किलोमीटर, जिसमें से ऑप्शन ए को देखें, 16.5 किलोमीटर जो है ये समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई है 16.5 और ओवरऑल 21.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, डाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और गोवा। इसका सही उत्तर है गोवा, और ये गोवा में स्थापित होने जा रहा दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो कि नॉर्थ गोवा के मोपा क्षेत्र में स्थापित होगा, और ये बेसिकली मनोहर पर्रिकर के नाम पर मनोहर इंटरनेशनल एरोड्रम के नाम से स्थापित होगा। नंबर 5, 5 जनवरी 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन न सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी या इकोनॉमी के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान है? ऑप्शन देखिए, 1.7, 6.9, 6.6% और 2.7%। सही उत्तर है इसका 2.7%।
जबकि 1.7% 2023 के लिए अनुमान है। 6.9% भारत के संदर्भ में है कि 2022-23 में भारत का ये वृद्धि होगा, और 6.6% 2023-24 के भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुमान को बताने वाला आंकड़ा है। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसैट, जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान का कार्य करता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना, लखनऊ, नोएडा या फिर कोयम्बटूर? और इसका सही उत्तर है ए, तेलंगाना। बाकी इसमें कुछ बताने को नहीं है, तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। इक्रिसैट ये काम करता है कृषि अनुसंधान के लिए और हेडक्वार्टर तेलंगाना है। नंबर 7, धर्मशाला घोषणा 2022 का संबंध है बौद्ध धर्म को भारत में विकास का मौका देने से, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण से, पर्यटन विकास से, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाव के उपाय से। सही उत्तर है इसका पर्यटन विकास से। और यहाँ पर जो बैठक हुआ विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का, उसमें यह निर्णय लिया गया और ये घोषणा किया गया कि 2047 तक पर्यटन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थान दिलाना है। तो ये बेसिकली पर्यटन विकास से संबंधित घोषणा है जो कि धर्मशाला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? है तो ये ट्रेडिशनल, लेकिन अभी ये जान लें कि 2021-22 में कृषि जनगणना 11वीं बार की गई है और ये 5 वर्षों में की जाती है। तो बेसिकली 11वीं जो कृषि जनगणना हुई है वो 2021-22 में हुई है, ये बताना था, लेकिन इस क्वेश्चन के रूट में भी हम आपको ले गए हैं। इसका सही उत्तर है कि पहली कृषि जनगणना हुई थी वो है 1970-71। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कौन सा कथन सही नहीं है? बेसिकली ये आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, तो एक गलत होगा और 3 सही होंगे। भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला उत्तर प्रदेश के चंदौली में रखी गई, ये सही उत्तर है। भावनगर गुजरात में दुनिया की पहली CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, ये भी सही है। सी नंबर को देखिए, भारत चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। दरअसल भारत चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जबकि हाल ही में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। तो 9 का आंसर है सी। और डी को देखें जो कि इंफॉर्मेशन है, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को प्रगति मैदान दिल्ली से की गई। नंबर 10, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध है जीवन बीमा से, साधारण बीमा से, यात्रा बीमा से या फिर फसल बीमा से? इसका सही उत्तर है फसल बीमा से। प्रधानमंत्री फसल बीमा से यह संबंधित है, तो 10 का सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाला राज्य है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, जहां शिशु मृत्यु दर 46 पर 1000 है, जबकि बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट के मामले में पहला स्थान है और ये 3.2 है, और उत्तर प्रदेश में 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर अंतरण पूल में सबसे कम हिस्सा किस राज्य को प्राप्त होगा? गोवा, सिक्किम, मिजोरम या उत्तर प्रदेश? उम्मीद है आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभागीय करों में 41% हिस्सेदारी देने की बात कही है और इसके लिए 6 आधार हैं। उन्हीं आधारों पर किसी राज्य को ज्यादा तो किसी राज्य को कम मिलता है। यहां क्वेश्चन है कि सबसे कम हिस्सा किस राज्य को प्राप्त होगा, और सही उत्तर है इसका गोवा, और गोवा के बाद सिक्किम का नंबर आता है। तो सबसे कम गोवा, उसके बाद सिक्किम, जबकि सर्वाधिक यूपी को प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक राजस्व में हिस्सा बिहार को और उसके बाद मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2022 में UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक, जिसको OPHI कहा जाता है, द्वारा
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2019 से 21 में भारत में एमपीआई मतलब कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्सन थी। सबसे पहले तो ये जान ले कि एमपीआई जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है और भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि 2019 से 21 के दौरान भारत में यह कितनी थी। तो इसका सही उत्तर है 16.4%, जबकि 27.7% जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2015-16 में भारत की एमपीआई थी। तो इसका मतलब कि 2015-16 की तुलना में भारत में 19 से 21 के दौरान एमपीआई में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एनएमपीआई नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य हैं क्रमशः। हम सही उत्तर बताते हैं आपको, इसका सही उत्तर है डी। एक नंबर पर बिहार, जहां पर नीति आयोग के अनुसार 51.91% गरीबी है। सेकंड पे झारखंड है जहां पर 42.16 है। ये आंकड़े भी याद कर लें क्योंकि आने वाले दिन में आप बिहार और झारखंड जब देने जाएंगे तो ये आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर दे कि बिहार का 51.91 और झारखंड का 42.16, जबकि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसका कि 37.79% है। नंबर 15, 2023-24 के बजट में घोषित अमृत धरोहर योजना का संबंध है। ऑप्शन ए को देखें, पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को आर्थिक सहायता। ये सही नहीं है, बल्कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ऑप्शन बी को देखें, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने एवं अस्थायी कृषि पद्धति को बढ़ाने से। यह भी सही नहीं है। इसके लिए जो योजना है उसको भी जान ले, उसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, आर्द्र भूमि के बेहतर प्रयोग और संरक्षण से। जबकि ऑप्शन डी को देखें, युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोलने से संबंधित। इसके लिए बेसिकली जो योजना शुरू की गई है एक फंड के तौर पर, वो है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। तो 15 में सही उत्तर है सी, और बाकी के विषय में जो कुछ भी है मैंने आपको बता दिया है। नंबर 16, कौन एक सही नहीं है, मतलब 3 इंफॉर्मेशन आपके लिए है और आंसर बताते वक्त हम उसका भी आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ये बिल्कुल सही है, मत्स्य उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और विश्व में पहला स्थान चीन का है। बी, 20वीं पशुधन गणना, ये 2019 में हुआ, ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, के अनुसार भारत में सर्वाधिक मवेशी पश्चिम बंगाल में है। ये जानकारी भी आपके लिए उपयोगी है। नंबर सी, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन है। ये भी सही है। और डी, भारत में सर्वाधिक बकरियां पश्चिम बंगाल में है। ये गलत है। सबसे अधिक बकरियां भारत में राजस्थान में और उसके बाद बंगाल में पाई जाती हैं। ये और बात है कि ओवरऑल सर्वाधिक मवेशी बंगाल में है, लेकिन बकरियों के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर और बंगाल दूसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड को आप जरूर याद कर लें। चाहे भारत में नाबार्ड का याद करना हो या फिक्की का याद करना हो, इसी तरीके से विश्व बैंक का याद करना हो या बाकी का याद करना हो, तो सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम जरूर याद कर ले और यहीं से अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। एनीवे, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, देखते हैं हम लोग, इसाला विकरकून। ये बेसिकली सार्क के महासचिव हैं। बी को देखिए, गिलबर्ट होंग हो, ये डायरेक्टर जनरल हैं ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। सी पर है क्रिस्टीना जिरियाजिएवा, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। और सही उत्तर है इसका डी, डेविड आर मालपास। नंबर 18, 31 दिसंबर 2022 तक देश में जल विद्युत की स्थापित क्षमता कितनी थी? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको
प्रायः देखने को मिले होंगे। यहाँ पर पूरा आंकड़ा अगर आपको याद ना हो तो इसको पॉइंट में याद कर लें। जैसे ऑप्शन ये है कि भारत में कितना जल विद्युत की स्थापित क्षमता है, 23,05,809 मेगावाट, 38,840 मेगावाट, 20,03,775 मेगावाट या फिर 46,850 मेगावाट। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, 23.5 लाख मेगावाट ऐसे करके। पूरा आंकड़ा याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप इसको ऐसे याद कर ले। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले, और सही उत्तर है इसका डी, 46,850 मेगावाट, मतलब कि 46,850 मेगावाट, जो कि भारत के कुल विद्युत क्षमता का 11.4% होता है। इसको इस तरीके से भी नोट कर लें। जबकि जो पहला ए में लिखा हुआ है 23,05,809 मेगावाट, ये थर्मल पावर का क्षमता है, जो कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन का 57.5% होता है। तो इस तरीके से भी याद कर ले, और ये भी देख ले आप कि 20,03,775 जो है, ये जो थर्मल पावर के अंतर्गत कोयला पर आधारित विद्युत परियोजना होती है उसका आंकड़ा है, और कोयला पर आधारित 49.7% भारत में विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये सभी आंकड़े आप निश्चित तौर पर याद कर लें, ये बड़ा ही उपयोगी होगा और यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? ऑप्शन देखिए, 50.4, 25.6, 24% या फिर 100%। शायद इसका उत्तर आपको पता हो। सही उत्तर है इसका सी, 24%। इसका मतलब कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम होती है। 50.4 निजी क्षेत्र की है और 25.6% राज्यों की हिस्सेदारी है। डी आंकड़ा सिर्फ ऑप्शन मात्र है, तो इसका उत्तर है सी, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सबसे कम होती है। नंबर 20, 2011 के जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है कितनी है? मतलब 7, 8, 9 और 11। सही उत्तर है इसका सी, 9। और ये जो 9 महानगर हैं, इसमें देश की कुल नगरीय आबादी का 23.8% लोग निवास करते हैं। नंबर 21, 2023 के चुनाव में नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित महिला विधायक हैं। इसके पहले अभी तक नागालैंड विधानसभा में किसी भी महिला का निर्वाचन नहीं हुआ था। हालांकि इस बार 2 महिलाओं का नाम आता है। ऑप्शन को देखिए, काजेतो किनीमी, ये बेसिकली बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। उसके बाद है नेफ्यू रियो, ये 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद है सेरिंगेन लोंग कुमेर, ये 14वें नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष मतलब चुने गए हैं। और हिकानी जखालू इसका सही उत्तर है, जो कि निर्वाचित विधायक है। हालांकि इनके अलावा एक और नाम आता है सलहातू ओनुमो क्रूस, ये भी इस बार जीत करके आई हैं, और इसके पहले नागालैंड विधानसभा के लिए महिलाओं का निर्वाचन नहीं हुआ था। नंबर 22, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, जो कि अप्रैल 2023 में जारी की गई, यह रिपोर्ट न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान करती है। इसमें बड़े राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। मतलब कि राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है, बड़े राज्य और छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों में पहला रैंक किसका है? सही उत्तर है इसका कर्नाटक। कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है IJR रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और फिर तेलंगाना है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश 18वें बड़े राज्यों में और सबसे निचले पायदान पर है। 17 नंबर पर मतलब कि वेस्ट बंगाल है और 16 नंबर पर बिहार। तो बड़े राज्य में 18 रखे गए हैं। 18वें रैंक पर सबसे लास्ट में यूपी है और सबसे अव्वल दर्जे पर यह स्थान कर्नाटक को हासिल है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए विचार संबंधी एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष हैं। दरअसल
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय भाषा में भी निर्णयों को प्रकाशित करने का आदेश दिया या निर्णय किया, जिसके बाद एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? के.एम. जोसेफ, अभय ओका, टी.वी. सोमनाथन या फिर ऋतुराज अवस्थी? इसका सही उत्तर है जस्टिस अभय ओका। और यहां पर यह भी जान लें कि जब क्षेत्रीय भाषा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लिखने का निर्णय हो गया तो सबसे पहले केरल हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित किया। तो इस क्रम में ये पहला राज्य बन गया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ को अगर हम लोग जानना चाहें तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 सदस्यीय संविधान पीठ जो स्थापित की गई उसके अध्यक्ष हैं, जिसको कि बेसिकली यह निर्णय लेना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका चुनाव करने के लिए एक समिति गठित किया जाएगा और उस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता जो लोकसभा में होगा, या अगर वो नहीं है तो सबसे बड़े दल का नेता, और इसके अलावा उस समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेंगे। जबकि टी.वी. सोमनाथन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु गठित समिति के अध्यक्ष हैं और ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनके की कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। नंबर 24, ऑपरेशन नार्कोस और आहट संबंधित है साइबर सुरक्षा से, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत से, तटीय सुरक्षा अभ्यास से, या फिर नशीली दवाओं और मानव तस्करी की रोकथाम से? इसका सही उत्तर है डी। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया अभियान है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और इस करंट अफेयर्स के दूसरे सेट का 25वां और आखिरी क्वेश्चन, ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच के दौरान किस स्थान पर या किस देश पे बनाया? किस स्थान पर? गुवाहाटी, ईडन गार्डन, कोलंबो या फिर चटगांव? और इसका सही उत्तर है चटगांव। बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच हुआ था जहां उन्होंने मात्र 126 गेंद में अपना दोहरा शतक पूरा करके रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स का। आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। आप न सिर्फ इसको देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।